हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 42 को डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसमें आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई डज गन रिकॉइल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। जब एक राइफल से गोली छोड़ी जाती है तो वो पीछे की ओर झटका क्यों खाती है। तो इसका आंसर अभी हम देखेंगे। दिस कैन बी इजली एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है, बेस्ड है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब जितनी एक्शन होगी उतना ही उसका रिएक्शन होगा, इक्वल अमाउंट में होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब आगे देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं और वो बॉल है मान लो दो, और वो दोनों आपस में टकराती हैं, तो जो टकराने के बाद का मोमेंटम होगा वो टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा उसके बराबर होगा। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो बिफोर कोलिजन उनके मोमेंटम का सम दिया जाए तो वो आफ्टर कोलिजन जो उनके मोमेंटम का सम होगा उसके बराबर होगा। मतलब कंजर्व होगा मोमेंटम जो है। देखिए नाम से ये मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, वो ज़्यादा या कम नहीं होगा। लेकिन एक शर्त और इसमें है कि प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। लेकिन शर्त यह है कि उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा हो, तभी दोनों आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम बराबर होंगे, इक्वल होंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व बाय द कोलिजन। तो इसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट के टोटल मोमेंटम जो है वो अनचेंज्ड होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अनचेंज है यानी कि कंजर्व है। कॉलिजन से पहले कॉलिजन के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा मोमेंटम में, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिल्कुल कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे क्या है, एज पर दिस लॉ बिफोर फायरिंग द गन द बुलेट आर एट रेस्ट, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है ना, आराम में है, रुके हुए हैं, इसीलिए उनका टोटल मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एज सुन एज द गन इज़ फायर्ड, जैसे ही गन फायर की जाती है, इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट इज एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो गन को फायर करने के बाद क्या होता है, एक तरह का ये फोर्स लगाती है बुलेट पे, और बुलेट जो है वो आगे की ओर एक्सेलरेट हो जाता है। एट द सेम टाइम बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स, देख लीजिए, सेम फोर्स ऑन द गन। बुलेट भी उतना ही फोर्स गन पर लगाती है। क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है एक्शन और रिएक्शन दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए गोली इधर चलती है और जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स जीरो और अनकंजर्व और कंजर्व। तो इसीलिए गन से गोली तो बाहर आगे की ओर निकली और पीछे की ओर सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, जिससे कंधे पर उसके झटका लगता है। और इसमें टोटल अमाउंट जो है मोमेंटम का वो जीरो रहता है, ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, क्योंकि दोनों काम जो है वो बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। जितना एक्शन उतना ही
रिएक्शन। अब हम इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको समझेंगे, मैथमेटिकल तरीके से इसको कैसे प्रूव किया गया है ये हम समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। Suppose two ball A and B of mass ma and mb are moving along a straight line with velocity of ua and ub respectively। दो बॉल हैं, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, देखिए दो बॉल हैं A और B, और A और B बॉल का मास कितना है, A का है ma और B का है mb। मास के साथ A लगा दिया तो ma और मास के साथ B लगा दिया तो mb, और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इनकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी होगी इसलिए u लिया है, ua और ub, ठीक है। एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम, और इनके ऊपर कोई भी बाहरी कोई भी बल काम नहीं कर रहा है। लेट ua ग्रेटर देन ub, और ua जो है मतलब बॉल A का जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो बॉल बी से ज़्यादा है, तभी तो टकराएगा। दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो टकराएगा ही नहीं दोनों बॉल। तो दोनों बॉल को टकराने के लिए बॉल ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और बी की कम है, दोनों टी टाइम पर टकरा जाते हैं दोनों बॉल। ड्यूरिंग कोलिजन बॉल ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ ए बी, जब टकराते हैं मान लो ये है और ये है, दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे तो ए जो है ये ए और ये बी है, ए बी पर एफ ए बी ये फोर्स लगाता है। एट द सेम टाइम द बॉल बी एक्सर्ट्स फोर एफ बी ए, और ये जो बॉल है ये इस पर लगाता है एफ बी ए। इसी बात को इस लाइन में समझाई गई है। आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड एज वी ए वी बी, कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो वी ए और वी बी हो जाती है। यू यानी कि इनिशियल थी इसलिए यू किया, अब ये फाइनल वेलोसिटी इसलिए वी से डिनोट किया, तो वेलोसिटी इनकी चेंज हो गई, एफ ए वी ए और वी बी हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। द मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, अब मोमेंटम P होता है ना, P बराबर एम वी, यही तो मोमेंटम, आपने P से डिनोट करते मोमेंटम को। तो बिफोर कोलिजन इसका हो गया, चूँकि इनिशियल है इसलिए U लगाया हमने, एम ए यू ए, और आफ्टर कोलिजन हो गया एम ए वी ए। द मोमेंटम ऑफ बॉल बी, इसी तरह से बॉल बी का भी देखेंगे तो एम ए है और बॉल बी है तो एम बी हो जाएगा, यहाँ पे एम बी यू बी और एम बी बी बी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो चेंज होगा मोमेंटम में, तो ये आ जाएगा आपका कितना। अब आपको यहाँ से देखना है, एक फार्मूला हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए, है ना। तो एफ ए बी के लिए है, पहली बॉल के लिए ए बी, और एम और ए की जगह पर हमने ये फार्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये हम जानते हैं, तो यही वाला हमने ए हटा दिया और उसकी जगह पर ये इतना हमने लगा दिया। एम ए तो रहेगा ही, एम है तो ए के लिए है इसलिए एम ए तो रहेगा ही, ए के लिए हमने ये लगा दिया। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, अब बॉल बी के लिए भी ऐसे ही होगा, फोर्स एफ बॉल बी है इसलिए बी ए हो जाएगा, इक्वल टू एम इंटू एम बी है, ये एम नहीं सिर्फ एम बी है, और ए की जगह पर वी बी माइनस यू बी बाई टी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहती है कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसीलिए ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसको इस तरीके से हमने लिख दिया, एफ ए बराबर माइनस एफ बी ए, ये दोनों बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लगा दिया।
और ये दोनों किसके बराबर हैं, इसके बराबर है ना, तो FAB के जगह पर ये लिख दिया और -FBA के जगह पर ये लिख दिया, माइनस तो रहेगा ही। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो MAUA प्लस MBUB, यहाँ से होगा इस MA को UA से गुना करेंगे तो MAUA प्लस MBUB, यहाँ से MBUB है ना, ये माइनस होगा तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। दोनों को प्लस MAUA वाले को पहले कोलिजन से पहले वाले को एक साथ कर लेंगे और कोलिजन से बाद वाले को एक साथ कर लेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। From this we observe that the total momentum of ball A and ball B remain unchanged or conserved। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों बराबर हो गए हैं। इसका मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम अनचेंज्ड या कंजर्व रहता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज होता तो फिर क्या होता, कोलिजन से पहले और बाद में अंतर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि दोनों के टकराने के पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम एक ही होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने अलग से समझाया है, आइए उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हम ये पूरा ही लॉ इसमें लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज, पूरा ही डेफिनेशन यहाँ तक लिख देंगे। वाई डज एन एयर फिल्ड रबर बैलून स्विंग हियर एंड दियर व्हेन एयर एस्केप्स फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। या आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, एक बैलून में हवा भर देते हैं और एकाएक उसका मुंह जब खोलते हैं तो बैलून क्या होता है, बिल्कुल नाचने सी लगती है ना ऐसे। तो ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए इसको समझते हैं। द एयर विच इज ट्रैप्ड इनसाइड द बैलून रस्ट आउट टू द ओपन एंड कॉजिंग द बैलून मूव्स हियर एंड देयर। द एस्केपिंग एयर exert a force of action and the movement of balloon is reaction। तो इसमें ये कहा गया है कि बैलून के अंदर जो हवा ट्रैप होती है, भरी हुई होती है, जब बैलून का मुंह एकाएक खोलते हैं तो वो बिल्कुल तेज़ी से बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बैलून जितनी तेज़ी से हवा निकलती है तो उतनी ही तेज़ी से उस पर भी बल लगता है और वो बैलून हियर एंड दियर मतलब इधर उधर नाचने लगती है, घूमने लगती है। द एस्केपिंग एयर एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ एक्शन, जो बैलून के अंदर से हवा निकलती है वो एक तरह का फोर्स ऑफ एक्शन लगाती है, तो उसके रिएक्शन में बैलून मूवमेंट करने लगती है। अगला क्वेश्चन है वाई ए रॉकेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। जब रॉकेट जलने लगती है, उसमें ईंधन जो होता है वो जलने लगता है, तो वो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट करती है। चलिए इसको समझते हैं। द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट टू द नोजल एट द बैक साइड ऑफ द रॉकेट एट ए हाई स्पीड which pushes the rocket in forward direction। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉकेट है उसके अंदर फ्यूल भरी होती है, तो उससे जो हॉट गैसेस निकलती हैं वो फ्यूल के जलने के बाद वो उसके पीछे जो नोजल लगा होता है बैक साइड में उससे निकलती है बहुत ही तेज़ स्पीड से। आपने देखा होगा आकाश में कभी रॉकेट चलता हुआ देखा है? मान लो ये रॉकेट है तो पीछे आपने देखा है धुआं, बहुत तेज़ धुआं निकलता है, ऐसे हम सफ़ेद सफ़ेद देखते कहते हैं देखो रॉकेट जा रहा है। तो जितने तेज़ी से यहाँ नोजल होता है तो जितनी तेज़ी से ये धुआं पीछे की ओर देता है इधर उतना ही फोर्स इसके ऊपर काम करता है और ये आगे बढ़ जाता है। एक तरह से पीछे ईंधन का धुआं जितने तेज़ी से पीछे निकलता है वो उसको उतने ही तेज़ी से फोर्स करता है आगे की ओर बढ़ने के लिए और ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन कह रहा है, इसका मतलब इस तरीके से जो रॉकेट छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा साइंटिस्ट वगैरह है ना, श्रीहरिकोटा से या कई जगह से देखा होगा अपने न्यूज़ में, इस तरह से रॉकेट छोड़ते हैं तो यहाँ से ये ईंधन निकलता है
और जितने तेज़ी से ये नीचे की ओर निकलता उतना ही वो उसको प्रोपेल करता है, धक्का देता है रॉकेट को ऊपर उठने के लिए, और रॉकेट ऊपर उठ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में खाली स्थान भरना है, तो उस खाली स्थान को मैंने लिख दिया है। यहाँ MAUA होगा, यहाँ MBBB होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये खाली स्थान में FBA भरना है, यहाँ इक्वल भरना है, यहाँ अपोजिट भरना है। तो ये आप भर लेंगे। इस तरह से आपकी वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है, इसको ध्यान से पॉज कर करके अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। थैंक यू।